इंडिया से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले स्टूडेंट्स से अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी से सेटिस्फाइड नहीं होते। आप एक काम कीजिए, आप फेसबुक पर जाइए, यूनिवर्सिटी का नाम डालिए और वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप उनसे बात कीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है। तकरीबन आपको 70 से 80% स्टूडेंट्स बोलेंगे कि नहीं जी, हम तो फंस गए आके। इसका कारण क्या है? कभी आपने सोचा है कि इस चीज़ का असर एफएमजीई के रिजल्ट पर भी पड़ सकता है? क्योंकि जब स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी से सेटिस्फाइड ही नहीं होते हैं तो उनका जो आगे चल के एफएमजीई वगैरह का एग्ज़ाम होता है या उनकी जो एकेडमिक्स की स्टडी होती है उसमें वो अच्छा परफॉर्म कैसे करेंगे। और आप उनसे रीज़न पूछिए कि क्यों आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्या परेशानी है, तो वो ये बताएंगे कि यूनिवर्सिटी के बारे में जितना हमने सुना था, जितना हमको बताया गया था, वो बातें सच नहीं हैं। ऐसा अधिकतर स्टूडेंट्स बताएंगे अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में। इसका रीज़न क्या है, इसको हम आज डिटेल में जानेंगे कि क्या कारण है इसका और यूनिवर्सिटी क्यों स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि गलत सिलेक्ट कर लेते हैं जो उनके अनुसार बेहतर यूनिवर्सिटी नहीं होती है। हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, स्टूडेंट्स द्वारा कही गई बातों को भी जानेंगे। तो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा है कि अगर इतने लोग अनसेटिस्फाइड हैं तो आप यूनिवर्सिटी का जब चुनाव करेंगे, जब आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे होंगे तो आप कौन से पैरामीटर को ध्यान में रखें ताकि आप सही यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाएँ। और ऐसा हो कि जब आप वहां पहुंचे तो आप उन 20% स्टूडेंट्स में जो कि सेटिस्फाइड होते हैं उन स्टूडेंट्स के बीच में अपनी जगह बनाएं और आप सेटिस्फाइड होकर अपनी स्टडी करें। इन सब चीज़ों पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। आप अगले 7-8 मिनट तक जुड़े रहें। जब स्टूडेंट इंडिया में होते हैं और यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करते हैं तो बहुत सी चीज़ें उनके मन में होती हैं। सबसे एक बेसिक चीज़ जो है, जो हर स्टूडेंट पूछता है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी बता दीजिए अब्रॉड की। इसके आधार पर वो फिर देखते हैं। दूसरा जो फैक्टर वो कंसीडर करते हैं, वो करते हैं एफएमजीई का पासिंग परसेंटेज कितना है। एक चीज़ तो ये है कि एफएमजीई जो पेपर होता है अब वो आगे चल के नेक्स्ट एग्ज़ाम में बदल जाएगा और इंडियन स्टूडेंट्स और अब्रॉड के मेडिकल ग्रेजुएट सभी एक ही पेपर में अपीयर होंगे। वो 2022 से होगा, लेकिन अभी तक जो है वो एफएमजीई है। अब एफएमजीई इसका पासिंग परसेंटेज देखते हैं और एक लिस्ट निकालते हैं। उस लिस्ट में आप देखेंगे तो कमोबस सभी यूनिवर्सिटीज़ एक ही तरह की हैं। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी देखते हैं जिसका परसेंटेज 22% है पासिंग परसेंटेज और आपको अच्छा लग रहा है, और किसी यूनिवर्सिटी का पासिंग परसेंटेज 18% है और आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत कम है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको 20-22% से ज़्यादा का रिजल्ट वाली यूनिवर्सिटी नहीं दिखेगी। अब आप देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। वीएन काराजीन इस यूनिवर्सिटी का, यूक्रेन की यूनिवर्सिटी है, उसका देखेंगे तो 100% पासिंग परसेंटेज है। किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, इसका भी 100% है। तो 100% कैसा है, जब आप आंकड़ों को देखते हैं, डेटा को देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक ही स्टूडेंट अपीयर हुआ और वो पास हो गया। अब एफएमजीई के आधार पर अगर आपने ये परसेंटेज के आधार पर देख रहे हैं तो एक लिमिटेड, एक आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट में एक डेटा भी होना चाहिए, तभी आप इसका पता लगा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने सिक्का एक बार उछाला और हेड आ गया, तो आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि अगर आप 100 बार उछालेंगे तो 100 टाइम्स आपका हेड्स ही आएगा, हो सकता है टेल आ जाए। तो इसके लिए क्या है, एक डेटा होना चाहिए। अब किसी यूनिवर्सिटी मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं और 4 स्टूडेंट पास हो गए हैं, तो कहते हैं कि भाई 40% एफएमजीई का पासिंग परसेंटेज है। लेकिन केवल 10 स्टूडेंट के अपीयर होने पर आप ये पता नहीं लगा सकते कि अगले जो 10 स्टूडेंट और अपीयर होंगे तो उनमें क्या रहेगा। तो एक ऐसा होना चाहिए ना कि 500-600 स्टूडेंट अगर अपीयर हुए हैं, उनका डेटा अवेलेबल है, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ 500 स्टूडेंट्स में ये 100 के आसपास जो है वो पास होते हैं, यानी कि परसेंटेज जो है 20% है, तब आप मान सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेटा बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत कम नंबर्स में आप बात कर रहे हैं, तो फिर ये पता नहीं लगाया जा सकता है। इस आधार पर तो किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी 100%, वीएन काराजीन खारकीव 100%, तो ऐसे आप इस पर कोई नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। तो पहली तो चीज़ ये है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि देखते हैं कि 18% एमसीआई पासिंग परसेंटेज कम है, उससे अच्छी है 20% वाली, उससे अच्छी है 24% एमसीआई का पासिंग परसेंटेज रखने वाली यूनिवर्सिटी। तो ये गलत फैक्टर है। इसके आधार पर आप किसी अनुमान पर यूनिवर्सिटी का नहीं पहुंच पाएंगे। एक तो पहली चीज़ ये हो गई जो अधिकतर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसका एमसीआई परसेंटेज इतना है उतना है।
दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं वो देखते हैं कि नहीं, पहले से बहुत सारे बैच पास आउट होते जा रहे हैं, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है तो अच्छी है और नई यूनिवर्सिटी है तो अच्छी नहीं होगी। अब एक चीज़ यहाँ पर एक सिनेरियो देखिए, मान लीजिए कि आज ही के दिन 2 यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन होता है और दोनों यूनिवर्सिटीज़ में एक यूनिवर्सिटी जो है उसको बहुत अच्छे मोटिव के साथ किसी ने फाउंड किया है, हो सकता है प्राइवेट ट्रस्ट ने बनाया हो सकता है गवर्नमेंट ने बनाया हो। उनका मोटिव होगा कि हम आगे चलकर बहुत अच्छे क्लास की एजुकेशन देते हैं और लोगों को बहुत अच्छी एजुकेशन देकर डॉक्टर्स बनाते हैं, जो भी जिस तरह की भी यूनिवर्सिटी है। एक यूनिवर्सिटी उस उद्देश्य के साथ में आज ही ओपन हुई है और उसमें तमाम तरह की जो है सुविधाएं उसमें प्रोवाइड की गई हैं और हर तरह से जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने को तैयार हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी आज ही के दिन इनॉग्रेट हुई है और मान लीजिए कि वो दूसरी यूनिवर्सिटी का सीधा मोटिव है कि हमको पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एनरोल करना है और जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है कि आपके इतने रूम्स होने चाहिए, इतना बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए और ये हॉस्टल होना चाहिए, उतना जो है हम तैयार कर लेते हैं और इसके बाद हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम एनरोल करेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएंगे। एक ये हो गया। अब कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि एडमिशन लेने के लिए आता है, उसने बहुत सारे एड्स देखे हैं और यूनिवर्सिटी के बारे में जाना, तो और उसको किसी ने बोल दिया कि नहीं, नई यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो इसका मतलब है कि दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो एक यूनिवर्सिटी जो बहुत अच्छे मोटिव के साथ में फाउंड की गई है तो उसमें भी लोग एडमिशन ना लें, और दूसरी जो नई है उसमें भी एडमिशन नहीं, जो फाइनेंशियल मोटिव्स के साथ में बनाई गई है उसमें भी एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो बच जाएँ गलत यूनिवर्सिटी में जाने पे, तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में भी संकोच करें। अब यहाँ पर बात यह है कि जब फंडामेंटल ही गलत है, जब यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने का पैरामीटर ही गलत है, तो मान लीजिए कि आज आप किसी गलत यूनिवर्सिटी में जाने से बच गए और आपने सही यूनिवर्सिटी का चुनाव कर लिया, लेकिन आगे चलकर आपके वही सेट पैरामीटर आपको सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो आप नई यूनिवर्सिटी है तो एडमिशन नहीं लेना चाहिए, पुरानी यूनिवर्सिटी है तो बिल्कुल एडमिशन लेना चाहिए, तो ये भी कोई मोटिव नहीं होता है। आप इस तरह से अगर इस पैरामीटर पर देखेंगे तो फिर आपको सही यूनिवर्सिटी नहीं पता चल पाएगी कभी। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब एग्जांपल तो खैर इसमें आप खुद ही जानते होंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नई हैं और अच्छी नहीं हैं, जो पुरानी हैं वो भी अच्छी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको देखना क्या चाहिए, यहाँ पर बात ये आती है कि आप कौन से पैरामीटर को देखें, तब आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेने में आसानी रहे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप लॉजिकल थिंकिंग करें। लॉजिकल थिंकिंग से मतलब है कि आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कोई एक यूनिवर्सिटी अच्छी या बहुत अच्छी या फिर ख़राब यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, कि कैसे पहुंच पाते हैं वहाँ तक कि ये यूनिवर्सिटी आपके भविष्य के लिए अच्छी होगी और फलां यूनिवर्सिटी जो है वो आपके लिए उतनी उपयुक्त नहीं है। अब इसमें सबसे पहली चीज़, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो होना चाहिए वो रिसर्च का आउटपुट होना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी अपने यहाँ रिसर्च करती है और नई चीज़ों का पता लगाने के लिए कोशिश कर रही है, नए आइडियाज़ को वो सेव कर रहे हैं और तमाम कोशिश कर रहे हैं जिससे कि एजुकेशन के माध्यम से सोसाइटी को इम्प्रूव किया जाए, तब तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा माहौल मिल सकता है। नहीं तो देखिए, किताबें आपके पास तो मार्केट में हैं, आप कहीं से भी जाके किताब खरीद सकते हैं, और किताब में जो लिखा गया है वही अगर प्रोफेसर आकर क्लासरूम में पढ़ा देगा तो उसको तो आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। तो फिर अंतर क्या रह गया? अगर किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च आउटपुट ही नहीं है तो फिर आपको वहाँ पर जाने का मतलब क्या है? क्योंकि किताब से आप घर पे पढ़ लीजिए, आजकल तो वीडियोज़ भी बहुत हैं, आप यूट्यूब पर खोलिए आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप उससे पढ़ाई करते रहिए। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि एडमिशन आप कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में लें या बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें, नॉलेज आपको वैसे ही घर बैठे मिल सकती है। तो ये चीज़ भी हो गई कि रिसर्च आउटपुट आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है। दूसरा होता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। अगर एक यूनिवर्सिटी का बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ, अलग अलग कंट्रीज़ में जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ में उनका अगर कोलैबोरेशन है और वो लोग एक रिसर्च कर रहे हैं, आपस में डेटा शेयर करते हैं और एक दूसरे से एनकरेज होते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में कुछ फाइंडिंग्स हुई तो उसको यूज करते दूसरी यूनिवर्सिटी ने कुछ और फाइंड कर लिया, तो इस तरह का अगर कोलैबोरेशन होता है तो उससे स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिलती है। आजकल कोरोना वायरस के बारे में आप देख रहे होंगे कि एक यूनिवर्सिटी
कोई जीनोम सीक्वेंस उसका डेवलप करती है, दूसरी यूनिवर्सिटी जो है उसका आरएनए स्टडी करके उस पर टीका या फिर वैक्सीन बनाने की कोशिश करती है, फिर कोई एंटीबॉडी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा तमाम आप आज के सिचुएशन में देख सकते हैं, और ऐसे ही टेक्नोलॉजी और मेडिकल की अलग फील्ड में भी होता रहता है। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी यूनिवर्सिटी का अच्छा होना चाहिए। फिर उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आने चाहिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि यूनिवर्सिटी की ओवरऑल डिमांड है, मतलब उस यूनिवर्सिटी में बहुत से देशों से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। चौथी चीज़ है कि उस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है कि यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें लेबोरेटरीज अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर डिजिटल प्रोग्राम्स होने चाहिए। देखिए क्या है कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का कामकाज ठप हो गया, पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं वो लोग, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने कि डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम चालू कर दिया था सेम डे जब ये लॉकडाउन हुआ था, और उनका जो है इतनी तैयारी उनकी पहले से थी कि स्टूडेंट्स घर बैठे ही पढ़ाई कर पा रहे थे बहुत अच्छे से। बहुत सारी चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़, कुछ रशियन यूनिवर्सिटीज़ और तमाम अलग अलग देशों की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पहले से ही इस तैयारी में थी कि अगर इन फ्यूचर कभी एक ऐसी सिचुएशन आई, या फिर उन्होंने ये अगर प्रेडिक्ट ना भी किया हो, ये सोचा हो कि हमें एक डिस्टेंट लर्निंग का प्रोग्राम विकसित कर लेना चाहिए, तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। अब किसी यूनिवर्सिटी ने इस दिशा में सोचा ही नहीं तो वहाँ पर परेशानी आई। तो ये चीज़ है कि यूनिवर्सिटी में डिजिटल एडवांसमेंट कितना है। अगर डिजिटली एडवांस है यूनिवर्सिटी तो आपको बहुत फ़ायदा इसमें मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी में आप ये चीज़ भी देखें। फिर उसमें एकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, क्योंकि ये हमारा निजी तौर पे कहना होता है MBBS डायरेक्ट का कि जब भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हों तो आप कुछ साल तक तो ज़रूर ऐसा करें कि आप हॉस्टल में रहें। हॉस्टल में रहने से बहुत सारी चीज़ों का आपको समझ होती है, और दूसरा है कि स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन अच्छा होता रहता है, और जो कॉमन स्टडी रूम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर डिस्कशन भी काफ़ी होता है स्टूडेंट्स का। तो तकरीबन 3 साल तक तो, लगभग 6 साल का अगर आपका कोर्स है या 5 साल का है तो 2-3 साल तक तो आपको हॉस्टल में रहना चाहिए। तो जब आप हॉस्टल में रहेंगे तो वहाँ की फैसिलिटीज़ भी अच्छी होनी चाहिए। हॉस्टल फैसिलिटीज़ ऐसी ना हो कि स्टूडेंट्स को लगे कि नहीं हम तो बहुत गलत जगह पर आकर रह रहे हैं और यहाँ पर एकोमोडेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हॉस्टल अच्छा होना चाहिए ताकि आपका दिमाग शांत रहे और आप स्टडी के ऊपर फोकस कर सकें। तो ये तो सेट पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में आसानी रहेगी। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स कॉमनली पूछते क्या हैं, कॉमन क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के क्या रहते हैं। वहाँ पर खाना मिलेगा, जाहिर सी बात है आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई खाना अगर हमको बनाना पड़ेगा तो बहुत टाइम लगता है खाना बनाने में, लेकिन आप अगर आसपास देखें, अपने घर पर ही देखें, खाना बनने में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 से 40 मिनट लगते हैं। अगर आप इतना समय डेली दे सकें तो आपको ये पैरामीटर के बारे में नहीं सोचना होता है कि वहाँ पर इंडियन फूड मिलेगा कि नहीं। और वैसे भी देखिए अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो फिर आप ये सोचिए कि अलग अलग देशों से स्टूडेंट्स आए हैं। मान लीजिए इंडियंस सोच रहे हैं कि आपको उनके जैसा खाना मिले, इंडियंस की तरह का, टर्किश सोच रहे हैं कि उनको वैसा खाना मिलना चाहिए, तो वहाँ कितनी मैस खुलेंगी। वहाँ तो बहुत सारे देश से स्टूडेंट्स आते हैं, तो बेहतर होता है कि खाने का इंतज़ाम आप खुद कर लें। लेकिन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि नहीं खाना जो है वो हमको वहाँ पर मिलना चाहिए। तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी देखनी चाहिए, ये कोई एक पैरामीटर मेरे हिसाब से नहीं है और ये बहुत गलत है। अगर आप फिर भी चाहें तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आप अपने भविष्य का अच्छा फैसला कर सकते हैं, लेकिन आपका अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो खाने की उसमें कोई आप इम्पोर्टेंस नहीं है यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते समय। दूसरी चीज़ जो MCI का पासिंग परसेंटेज, इसके बारे में बता दिया है। 18% वाली यूनिवर्सिटीज़ को कहते नहीं, इसका तो 18% है, इसका 22% है, मैं तो इसमें एडमिशन लूँगा। आप अच्छी यूनिवर्सिटी तक उस डेटा के हिसाब से नहीं पहुंच सकते। और वैसे भी जिसको 18% 22%, देखिए ये तो अटैम्प्ट वाइज होता है कि एक अटैम्प्ट में मान लीजिए 22% पास हो गए। आप नीट में भी देखिए, नीट में भी क्या है 5%, 4% का पासिंग पर 50% तो मान लीजिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। सीट्स कितने को मिलती है, अगर मान लीजिए 5-7% लोगों को सीट मिल गई इंडिया के अंदर, प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो कुछ लोग फिर से रिपीट करते हैं, फिर से नीट में अपीयर होते हैं और फिर पास करते हैं, तो उनको दूसरे साल में कुछ लोग करते हैं कि तीसरा अटैम्प्ट देते हैं। तो ऐसे ही आपको अटैम्प्ट्स मिलते हैं यहाँ पर भी। आप रिजल्ट 20% हो 22% हो जो भी है, लेकिन आपको अटैम्प्ट्स मिलते रहेंगे।
और फिर जिसको ऐसा लगता है कि ये बहुत टफ़ है तो शायद उसके लिए मेडिकल की स्टडी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट प्रोग्राम तो वैसे ही ये है MBBS की पढ़ाई करना, और आगे आप जब PG वगैरह करेंगे तो और ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ के बारे में भी सोच लीजिए कि आप जो 20%, 22%, 24% के हिसाब से देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का पासिंग परसेंटेज अच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। और अगर आप ये भी सोचते हैं कि चलिए आपने देखा परसेंटेज 100 में से 30 स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, 30% पासिंग परसेंटेज है किसी यूनिवर्सिटी का। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 30 में ही आएँ, अब आप 70 में पहुंच गए तब फिर क्या होगा। और फिर जब वो तो आपकी मेहनत है, जब आप मेहनत करेंगे तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन ये अभी कुछ समय में ये डेटा ज़्यादा क्लियर होगा। हालांकि पासिंग परसेंटेज कम है, लेकिन इसमें बहुत सारे कारण हैं। इसके बारे में एक बार हमने डिटेल में चर्चा की थी, लेकिन फिर कभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि क्यों पासिंग परसेंटेज कम है। लेकिन आज इतनी सी बात कि इसके आधार पर आप यूनिवर्सिटी डिसाइड करेंगे तो आप सही यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये तो हो गया कि पासिंग परसेंटेज। दूसरा है कि वहाँ नंबर ऑफ़ इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं, उससे क्या फ़ायदा कि इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं। स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, अक्सर ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि उस यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट कितने पढ़ते हैं। और कुछ लोग तो एक कदम आगे निकल जाते हैं, वो कहते हैं कि भैया हमारे रीजन से, मान लीजिए कि राजस्थान से किसी ने फ़ोन किया, वो कहे भाई हमारे भीलवाड़ा से कोई पढ़ता है कि नहीं। इसके अलावा एक चीज़ और पूछते हैं स्टूडेंट्स कि वहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का अगर हमें नंबर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, हम उनसे बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए, वो स्टूडेंट अपना पढ़ाई करता है जैसे भी करता है, आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई करेंगे जब भी जाएंगे तब। तो आप दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जब आप इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं आप उनको नहीं समझ रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आप उसको भी मानने को तैयार नहीं है, तो एक स्टूडेंट ही कह देगा तो उससे आपको क्या ही फ़ायदा हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन जो ऐसा है जो नहीं पूछा जाना चाहिए, जो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि नहीं हमको वहाँ से पढ़ के आए हुए स्टूडेंट्स या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का नंबर दे दीजिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात है कि आप पता कैसे लगाएंगे कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो वाकई स्टूडेंट है। और फिर आप अगर उससे कहते हैं कि नहीं एक काम कीजिए, आप हमें अपनी आईडी और ये सब भेज दीजिए कि आप हमें अपना एडमिट कार्ड भेज दीजिए, पता नहीं वो भेजेगा या नहीं भेजेगा। अक्सर होता क्या है कि 4-5 स्टूडेंट्स को इसके लिए रेडी कर लिया जाता है कि अब ठीक है कि रेफरल फ़ोन आएगा तो हम आपसे बात करवा देंगे। तो बात यह है कि आपको इस चीज़ से बचना चाहिए, जितना आप बचेंगे वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आपको इस तरह से ये नहीं देखना है वहाँ पर कि पढ़ने वाले स्टूडेंट से बात करवा दीजिए। जो पहले फैक्टर्स बताए थे कि रिसर्च आउटपुट देखें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देखें, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तो उससे आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी का चुनाव करने में आसानी रहेगी। तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो ये तो हो गई कुछ ऐसे चीज़ें कि कैसे यूनिवर्सिटी का चुनाव करें। अब बात आती है कि ठीक है FMGE का पासिंग परसेंटेज कम है, तो क्या करें कि फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन के साथ साथ कोई हम प्रोग्राम भी ले लें कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल वगैरह की, जिससे हमारी स्टडी अच्छे से हो जाए, वहाँ पर पढ़ाई करते समय में FMGE में कोई परेशानी ना आए। आप बेशक कोई प्रोग्राम ले सकते हैं, वो एक्स्ट्रा हेल्प जो है वो चाहिए भी होती है कई बार, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आज आप कैसे पता लगा पाएंगे उस चीज़ का कि आज के दिन आप एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं और आज ही आप FMGE में क्या पूछा जाएगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जब आप ये पढ़ेंगे तब आपको नए नए सब्जेक्ट समझ में आएंगे और उसके बाद ही आप ये चीज़ का पता लगा पाएंगे कि उस जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उसके लिए बेस्ट अवेलेबल एक्सटर्नल हेल्प आपको कहाँ से मिलेगी। तो आज की डेट में बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि नहीं मेरे को एडमिशन लेना है, अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना है, यानी MBBS प्रोग्राम में, आप हमें USMLE का सबसे बढ़िया पैकेज भी सजेस्ट कर दीजिए कि कौन सा USMLE का सबसे बढ़िया स्टडी मटेरियल है। तो ये चीज़ तो देखिए, जब स्टूडेंट सेकंड ईयर तक पहुंच जाएंगे, सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही स्टूडेंट्स को समझ में आएगा कि कौन सा स्टडी मटेरियल उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। और आप वैसे भी थोड़ा सा लॉजिकली अगर सोचें तो आपको समझ में आएगा कि जब तक आपने सब्जेक्ट्स पढ़े ही नहीं तो उस सब्जेक्ट्स के लिए सबसे बढ़िया टीचर कौन है ये आप पता नहीं लगा सकते हो। वैसे भी आप जब स्टडी करेंगे तो आपको पहले तो बेसिक्स क्लियर करने हैं अपने, उसके बाद ही आप USMLE या FMGE में आगे अपने कदम बढ़ा सकते हैं। तो ये तो चीज़ें हुई कि आपको ये यूनिवर्सिटी का जब एडमिशन लेना है तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा भी आपके मन में तमाम सवाल और होंगे जिनको कि आप कमेंट करें और बताएं कि आप क्या सोचते हैं। यूनिवर्सिटी अच्छी सिलेक्ट करने के लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको लगती हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं
इन सब के बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछें, आपको वहाँ पर जवाब मिल जाएगा। और वैसे आप अगर एडमिशन के लिए कोई और हेल्प चाहते हैं या आपको गाइडेंस चाहिए MBBS अब्रॉड के रिगार्डिंग, तो आप हमारे दिए गए जो नीचे नंबर हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप ऐड कर सकते हैं। बाकी mbbsdirect.com को ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर और टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बहुत सी जानकारी है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। बाकी जुड़े रहें MBBS डायरेक्ट के साथ में, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।